हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स, यानी कि आपकी भौतिकी की बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है, जिसमें हम लोग भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग फिजिक्स का टर्म को सीख रहे थे, यानी फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो सही मायनों में बताई जाए तो फिजिक्स की डेफिनेशन फिजिक्स इज नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, मतलब हम लोग कोई सटीक परिभाषा फिजिक्स की नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद हम ये कहते हैं फिजिक्स शब्द को लिया गया है ग्रीक भाषा से, जिसमें फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं जो प्रकृति हमें दिख रही है, प्रकृति पर आधारित जो विज्ञान है, उसे हम फिजिक्स कह सकते हैं कुछ शब्दों में, कुछ पार्ट्स में। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हम लोग एक इंद्रधनुष के बनने से लेकर, तारों के टिमटिमाने से लेकर और प्रकाश के किरण के मुड़ने तक की घटनाओं को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये सभी घटनाएं हम लोग अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में जरूर महसूस करते हैं। इसीलिए फिजिक्स का जो सीधा सीधा कनेक्शन है बच्चों, वो आपके डेली लाइफ से है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो आपका वर्ल्ड है उसमें फिजिक्स कहाँ कहाँ इंक्लूड है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुई पिछले चैप्टर की बात। पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में हमने बात करी थी फिजिक्स का सीधा सीधा रिलेशन नेचर के साथ किस प्रकार है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात करी थी कि फिजिक्स में जब कोई भी नियम बनाया जाता है, कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है, वो किसी एक घटना से प्रेरित होकर बनाया जाता है। और जब उस नियम का प्रतिपादन हो जाता है, जब वो फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हम उस घटना जैसी अन्य घटनाओं को समझने में उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर के ऊपर सेब के पेड़ से एक सेब गिरा, तो इस घटना में हमने देखा कि एक फल के पेड़ से गिरने की घटना है। लेकिन जब इसके ऊपर न्यूटन ने काम किया और नियम दिए, तो इस नियम ने पूरे ब्रह्मांड से संबंधित जो गति के नियम थे उनको समझने में मदद करी। जबकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है स्टूडेंट्स कि हम लोग सूर्य, चंद्रमा या फिर अन्य ग्रहों तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है किस प्रकार ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड से हमेशा संबंधित रहता है, हमेशा आकर्षित रहता है। भले ही यह आकर्षण बहुत कम हो, भले ही यह आकर्षण नगण्य हो, बट ये आकर्षण का बल सदैव विद्यमान रहता है। ये हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानकारी मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी नियम बनाया जाता है, जो भी लॉ बनाया जाता है, उसके पीछे एक बहुत छोटी सी घटना उत्तरदायी होती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खोजों को वो जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी अगर एक घटना की बात करूं तो हमने ये देखा था कि एक बार ओरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट, जैसे कि आपने 10th चैप्टर में देखा होगा, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम कर रहे थे, विद्युत परिपथ पर काम कर रहे थे। विद्युत परिपथ पर काम करते हुए जब इन्होंने विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करी, तो पास में रखी एक चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। यहाँ से मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म है, उसका आविष्कार हुआ और ये पता लगा कि विद्युत अपने साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी लेकर चलता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने अनेक युक्तियों, जैसे विद्युत मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इनका निर्माण करा और इसके आधार पर अनेक नियम, अनेक सिद्धांत आए, जिन्होंने की जो खोज थी उनको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, जब कभी भी हम फिजिक्स यानी भौतिकी की बात करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, तो एक शब्द, एक राशि यानी एक क्वांटिटी का हम हमेशा अक्सर जिक्र सुनते हैं। वो क्वांटिटी बल है, वो क्वांटिटी है फोर्स। आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा, जब हम फिजिक्स के टर्म सुनते हैं तो फोर्स की अक्सर बात होती है, बल की अक्सर बात होती है। बल क्या है स्टूडेंट्स? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु
अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये बल कारक के कारण होता है। यानी कि सीधी भाषा में यदि मुझे किसी द्रव्यमान को त्वरित करना है तो उसके लिए उस पर बल आरोपित करना होगा। अतः जो बल का सीधा सीधा संबंध है वो द्रव्यमान और त्वरण से है, इसीलिए हम F = ma लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये फोर्स कौन से स्टूडेंट्स? प्रकृति में जो मूल बल हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो 4 बल होते हैं। प्रकृति में जो मूल बल हैं यानी फंडामेंटल फोर्सेस हम जिन्हें कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो याद रखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रकृति की बात हो रही है। जो हमारे आसपास पूरी प्रकृति है, नेचर है, उसकी बात हो रही है। उसमें 4 प्रकार के बल होते हैं जिन्हें हम मूल बल कहते हैं। प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के बल कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी खासियत होती है, इनको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे और कॉपी और पेन लेकर के जुड़ चुके होंगे क्लास के साथ। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। तो आगे की कहानी को समझने के लिए हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना ध्यान रखिए अपनी स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 को देख रहे हैं और इसमें हम फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि प्रकृति में मूल बल, इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर चर्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, प्रकृति में जो मूल बल है उसमें नंबर 1 बल आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 आता है नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। कर्षण बल आप लोग लिखेंगे, प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 नॉन न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 प्रकार के बल हैं, इसमें कि हमको नंबर 1 बात करनी है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल।
ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। जो चीजें आपने पढ़ी है मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आप देखिए जरा आपको कितनी चीजें याद है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल सदैव विद्यमान रहेगा। ठीक है, यदि दो वस्तुओं का कुछ द्रव्यमान है और उनके मध्य कुछ दूरी है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कार्यरत रहता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्या कहता था ये नियम कहता था कि अगर बल हम देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है F, ये अनुक्रमानुपाती होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक नियतांक हमने फाइंड आउट करा। ये नियतांक हम कैपिटल G इसको लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को शायद याद होगी, है ना। और इसमें हमने बोला था कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान इतना होता है। इसमें हमको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हमको ये तो पिछली क्लास की बात है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए बताया। हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये कैसा बल है, ये एक आकर्षण बल है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, यह एक आकर्षण बल है। सदैव आकर्षण का रहेगा, प्रतिकर्षण का मतलब दो वस्तुओं को खींचेगा एक दूसरे की तरफ। ठीक है, दूर नहीं करेगा। आकर्षण बल है। आकर्षण बल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 पॉइंट, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहाँ काम करता है, दो पिंडों पर द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल। दो पिंडों पर उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच काम करता है। किसके कारण, उनके द्रव्यमानों के कारण। नंबर 3 ड्यू टू देयर मासेस। नंबर 3 क्या क्या एग्जाम्पल है, इसका जो परिसर हो, इसका जो परास होगा यानी रेंज जो इसकी होगी वो अनंत होती है, इनफाइनाइट। मतलब कि आप पृथ्वी पर हैं और अंतरिक्ष में कोई ग्रह या कोई उपग्रह है यानी कोई प्लेनेट है, कोई सही प्लेनेट, तो आप दोनों के बीच में भी ये गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज देखिए, आप यहाँ पर बैठे लेकिन कोई ग्रह है, कोई पिंड है जो अंतरिक्ष में है, तो आप दोनों के बीच भी ये बल सदैव कार्यरत है। ये है इसकी रेंज, यानी कितनी बड़ी रेंज में ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अगर उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरणों में 3 उदाहरण हमारे पास है मुख्यतः। नंबर 1 हमने देखा कि जो पेड़ से फल गिरता है, जब पेड़ से फल गिरता है तो वो किसके कारण गिरता है, वो गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पेड़ से जो गिरा हुआ फल होता वो जमीन पर ना गिरता। ठीक है, तो ये पेड़ से गिरा हुआ फल जमीन पर गिर रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और पृथ्वी से अपनी ओर खींचती है। ठीक हो गया, आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षण का बल है बताया था। नेक्स्ट जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है
किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति। ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर अनेक उपग्रह रहते हैं। अब ये उपग्रह जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको सैटेलाइट, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट बच्चों दो प्रकार की होती है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक तो होते हैं मैनमेड, तो हम कृत्रिम भी बोलते हैं, और नंबर 2 होता है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सी है अर्थ की? अगर पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट के बारे में बात की जाए तो वो मून है, यानी चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। ये जो उपग्रह आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी के जो यान होते हैं, उपग्रह के जो यान होते हैं, जो इसरो द्वारा या नासा द्वारा, ऐसी जो संस्थाओं द्वारा छोड़े जाते हैं, उनसे लॉन्च्ड ये सैटेलाइट है। ये हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इनको बोलते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके अलावा वेदर टेलीकास्ट, वेदर फोरकास्ट, है ना। आपको पता लग जाता है कि आज से 2 दिन बाद यहाँ पर मौसम खराब रहने वाला है। आपको पता लग जाता है कि आज से 2-3 दिन बाद यहाँ पर बारिश होने वाली है, ठीक है, मानसून आने वाला है। तो ये चीजें आपको कैसे पता लगती है? क्योंकि ये सैटेलाइट हमने जो है अंतरिक्ष में भेजी हुई है, जो कि ये चीज डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आप लोग फोन पर बात करते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, ये सब कुछ किसके कारण पॉसिबल है? सैटेलाइट के कारण पॉसिबल है। तो सैटेलाइट समझ में आई? सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, जो नेट आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून हो गया, चंद्रमा हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? कि दूसरा पॉइंट हम बता रहे थे कि कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट्स जो हैं, ये किसके चारों ओर घूम रहे हैं? ये सारे सैटेलाइट जो है ग्रहों के चारों ओर घूम रहे हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। किसके कारण घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हैं। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाते। तो इसके लिए अगर आकर्षित, सूर्य क्या करता है? सूर्य इनको अपनी ओर आकर्षित रखता है और एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घुमाते रहता है, ठीक है। तो ये है वो गुरुत्वाकर्षण बल के हम डेली लाइफ में जो हमने यूज देखे, इस प्रकार से हो गए। तो आप देख रहे होंगे एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से प्लेस से लेकर एक बहुत बड़ी रेंज तक ये काम करता है। एक पेड़ से फल गिरने से लेकर सूर्य के चारों ओर ग्रहों को घुमाने तक लेकर ये जो है ये बल जो है काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट बल है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए पहले देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने बोला था एक इलेक्ट्रॉन या फिर इसे आवेशित कण बोल लीजिए, एक आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही। चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास डायग्राम है, इसके थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई जा रही है न्यूक्लियस के चारों तरफ। किसके चारों तरफ?
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर। तो नाभिक है बीच में, ये जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और उसके चारों तरफ ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई जा रही है न्यूक्लियस के चारों। अब इसमें समझिए इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश ही तो है, चार्ज ही तो है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा मतलब हम उसको क्या कहेंगे? आवेश का प्रवाह। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा आवेश का प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब आवेश का प्रवाह होता है तो हम इसे सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं विद्युत धारा। एक डेफिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया तो आवेशों का प्रवाह हुआ। आवेश का प्रवाह के कारण हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा है कि जब जब विद्युत प्रवाहित होगा तो अपने साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी लेकर चलता है। जिस भी चालक में विद्युत प्रवाहित होगा वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो इन परस्पर क्षेत्रों के कारण एक आवेश का प्रवाह हुआ, उसके कारण एक तो वैद्युत क्षेत्र बना और एक चुंबकीय क्षेत्र बना। इन दोनों क्षेत्रों के परस्पर बनने के कारण एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो वैद्युत और चुंबकीय जो प्रवाह उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसको हम लिख लेते हैं विद्युत और चुंबक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र परस्पर जो बल आरोपित करेंगे वो हो गया विद्युत चुंबकीय बल। ठीक हो गया, चलिए लिखते हैं। तो कीजिए से गतिमान आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, आवेश को हम क्या बोलते हैं? मूविंग चार्ज। आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कारण आवेश पर बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। शॉर्ट आप इसे लिख सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस कारण आवेश पर लगने वाला बल जो है वैद्युत चुंबकीय बल होता है, क्योंकि गतिशील आवेश का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र उसके साथ साथ वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है। तो दोनों प्रभावों के कारण, दोनों क्षेत्रों के कारण उस पर एक बल आरोपित होगा, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। यानी हम ये भी कह सकते हैं आवेश की जो गति है वो परस्पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के
परस्पर प्रभावों के कारण होती है। ठीक है, चलिए का जो परास है ये भी दीर्घ है, इसकी रेंज जो है वो भी लॉन्ग रेंज हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का जो प्रभाव है वो भी दीर्घ है, मतलब लगभग ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है हम अनंत कह सकते हैं, यानी इनफाइनाइट रेंज तक ये काम कर सकता है। ठीक, तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें, और इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। यानी इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं विद्युत चुंबकीय बल में, इनको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो बल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों के साथ, प्रबल नाभिकीय बल। नंबर पे प्रबल नाभिकीय बल, यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको नाम से क्या पता चल रहा है, नाभिक के बारे में बात हो रही है और नाभिक के बारे में प्रबल बल की बात हो रही है। जो ये बल है नाभिक के बीच में काम करता है, लेकिन ये प्रबल भी है। तो इस बल के बारे में हम लोग डिस्कशन बच्चों अपनी अगली क्लास में करेंगे। बाकी जो दुर्बल नाभिकीय बल है इसको भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। बचे हुए जो 2 प्रकार के मूल बल हैं, यानी रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर आप इसे एक बार जरूर देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।